विजय मानकर ने कांकेर लोकसभा के बस्तर जिले में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। विजय मानकर बोले, छत्तीसगढ़ की समस्याओं का एपीआई की नीतियों से ही होगा समाधान। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने बीते दिनों छत्तीसगढ़ के कांकेर संसदीय सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बस्तर के नया बस स्टैंड के पास आयोजित जनसभा में विजय मानकर ने एपीआई की नीति अभिवचन पर विस्तृत जानकारी वोटर्स के बीच साझा की। साथ ही उन्होंने बताया कि देश में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लगातार लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने के साथ ही उनके कल्याण और उत्थान की नीतियों पर कार्य कर रही है। विजय मानकर ने शिक्षा नीति, श्रमिक नीतियों के साथ ही देश को आगे ले जाने की तमाम नीतियों पर अपने विचार रखे। कांकेर लोकसभा के जो यहाँ वोटर्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बस्तर से आए हुए बाकी साथियों, ये लोकसभा का चुनाव हम लोग जो है पूरे देश में 200 से ज़्यादा सीटों पर, लगभग 200 सीटों पर 20 राज्यों से ये चुनाव लड़ा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पूरी 11 सीटों से अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव लड़ा रही है। इस लिहाज से आपको ये समझना होगा कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये कितनी सीरियस पार्टी है कि पूरे देश में 20 राज्यों से लगभग 200 सीटें हम लड़ा रहे हैं और पूरी 11 सीटें लगभग छत्तीसगढ़ में लड़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने सबसे पहले देश में कांग्रेस, बीजेपी से पहले या और कोई भी पार्टी के पहले हमने 16 मार्च को ये एक नीति अभिवचन घोषित किया है। ये नीति अभिवचन यानी जिसको आप कॉमन भाषा में आप लोग जिसे समझते हैं घोषणा पत्र, हम इसको घोषणा पत्र नहीं कहते हैं, हम इसे नीति अभिवचन या पॉलिसी कमिटमेंट कहते हैं। पूरे देश में कांग्रेस से पहले, बीजेपी से पहले ये नीति अभिवचन को घोषित करने वाली ये अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये पहली पार्टी है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम केवल पहली पार्टी ही नहीं है इसको घोषित करने वाली, इतनी अच्छी नीति पूरे देश के अंदर और किसी ने जो है अभी तक घोषित नहीं की। ये बात को हमें समझने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के बीच कुछ संक्षिप्त बातों को ही बोलना चाहूँगा क्योंकि लिमिटेड समय में मुझे अपनी बात को पूरा करना है। एक, मैं आज आप लोगों के बीच भारत में जो किसान हैं और भूमिहीन लोग हैं और उसके साथ में जो ट्राइबल लोग हैं, इसके साथ में तीसरा देश का आर्थिक विकास कैसे हो सकता है, ये तीन ही बातों के ऊपर में मैं आज अपनी बात को कहूँगा। हर स्पीच में मैं एक एक नीति को क्लियर करते रहूँगा। साथियों, सबसे पहली बात जो है कि भारत के अंदर की जो अर्थव्यवस्था है, ये जो अर्थव्यवस्था है भारत के अंदर में हमारा देश आज दुनिया में तमाम देशों के कंपैरिजन में, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं या हम जिसको जीडीपी कहते हैं, उसमें हम 6वें नंबर पर है, लेकिन हम एक साल के भीतर 5वें नंबर पर जा रहे हैं। ब्रिटेन 6वें नंबर पर जा रहा है। दुनिया के अंदर जिसको पीपीपी कहते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी जैसा रुपया और डॉलर है या जैसे मान लीजिए आपकी रेनबी है या यूरो है, इसको एक जगह पे लाकर एक वैल्यू अगर सारी करेंसी का बना दिया जाए तो वो तमाम करेंसी की वैल्यू एक कर दी जाए तो उसमें हम तीसरे नंबर पर है दुनिया में। नेचुरल संपत्ति यानी जो जल, जमीन, जंगल है या खनिज संपदा है, उसमें भारत 11वें नंबर पर है। लेकिन ऐसा होते हुए भी भारत का जो टैक्स जीडीपी रेशो है, टैक्स जीडीपी रेशो यानी जो कर हम लगाते हैं देश के अंदर में, और जितना हमारा जीडीपी यानी 200 लाख करोड़ का लगभग हमारा जीडीपी हो रहा है, 190 लाख करोड़ हो गया है, उससे आगे बढ़ रहा है। तो ये टैक्स जीडीपी रेशो का केवल 17% हम हमारे टैक्सेस में लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ दो है। इसका अर्थ एक है कि जितने बड़े जातीय पूंजीवादी लोग हैं, जितनी बड़ी कंपनियां या बिजनेस है, उनको भारत सरकार और राज्य सरकारें बहुत ज़्यादा टैक्सेस छोड़ देती है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस छोड़ देती है। दूसरा जो डायरेक्ट टैक्सेस हम बोलते हैं, यानी इनकम टैक्स है या वेल्थ टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स है, उसको जो है वो टैक्सेस को जो है बहुत कम लोग जो है वो भरते हैं। या हमारे देश में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ फादर अपने बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, उस पर इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। लॉन्ग कैपिटल गेन्स टैक्स यानी शेयर जो लंबे समय के लिए, उन पर हमारे देश में टैक्सेस नहीं है। इसका अर्थ ये है
कि भारत की जो टैक्सेशन प्रणाली है वो प्रोग्रेसिव नहीं, वो रिग्रेसिव है, यानी वो प्रगतिशील नहीं, वो प्रतिगामी है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और यही कारण है कि जहां दुनिया के तमाम देश जो डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, यानी जो प्रगति कर रही है और जो प्रगत हो गई है, उनका सारा टैक्स जीडीपी रेशो वो 100 रुपये में 30 रुपया वो कर से वापस लाते हैं, 30 रुपये से ज़्यादा। लेकिन हम आज भी अपना टैक्स जीडीपी रेशो केवल 17 रुपया, 100 रुपये में 17% हम केवल वापस ला पाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा या कृषि है या महिलाएं है या युवा है या बच्चे हैं या गरीब है या गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, इनके लिए जिस तरह का हमको डेवलपमेंट करना चाहिए उसके लिए सरकारी बजट में पैसा नहीं रहता है। यानी भारत की सरकारें जो पैसा बजट में आना चाहिए वो पैसा बजट में ना लाते हुए वो देश के चंद जातीय पूंजीवादी लोगों के लिए ट्रांसफ़र कर देती है, और इसका ही ये परिणाम हो रहा है कि 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई है। तो इसलिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो नीति अभिवचन को घोषित किया है उसमें हमने ये बात कही है कि हम कर प्रणाली को प्रगतिशील बनाएंगे, प्रोग्रेसिव बनाएंगे, और 30 रुपया यानी 100 में 30 रुपया यानी 30% जीडीपी का हम बजट में वापस लाएंगे और उसका एक फार्मूले पे खर्चा करेंगे। क्या वो फार्मूला है? E4H2S2R2, E4H2S2R2, E4H2S2R2। यानी क्या? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंडाउमेंट्स, हेल्थ, हाउसिंग, स्किल्स, सोशल सिक्योरिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता, संपत्ति, आवास, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कौशल, प्रतिनिधित्व और आरक्षण। देश के अंदर में ये फॉर्मूला लंबा है, इसको समझाने के लिए मुझे ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन कम समय में 5-10 मिनट में मुझे अपनी बात समाप्त करना है। सिर्फ मोटी मोटी बात बताता हूँ। शिक्षा 10वीं तक बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, और चाहे आदिवासी का बच्चा हो चाहे अंबानी का बच्चा हो, एक तरह की स्कूल होना चाहिए देश के अंदर। ऐसी नीति जो है वो भारत के अंदर में हम लाना चाहते हैं जहां अंबानी का बच्चा, आदिवासी का बच्चा एक स्कूल में पढ़ेगा और पूरे 12वीं तक, और उसके बाद हायर एजुकेशन वो एक जैसे इसमें लेगा, तब जाके पता चलेगा किसको कितनी अकल है। अब तो अंबानी का बच्चा फॉरेन स्कूल में पढ़ता है, आदिवासी का बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ता है। बाद में बोल दिया जाता है कि भाई गांव के बच्चे को, आदिवासी के बच्चे को अकल नहीं है, इसलिए वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, कलेक्टर कमिश्नर नहीं बन सकता, सीओ नहीं बन सकता। तो भारत की एजुकेशन प्रणाली को समान बनाना होगा, उच्च शिक्षा को बिल्कुल स्वस्थ बनाना होगा, और हायर एजुकेशन को 75% तक जो है वो ले जाना होगा। ये पहली बात है। रोजगार, 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार देश में देने की ज़रूरत है। वो रोजगार देने की पॉलिसी स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा कंसंट्रेट करके रोजगार बनाया जा सकता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को फोकस करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, और बड़ी इंडस्ट्री को भी बड़े पैमाने पर अच्छे से डेवलप करके रोजगार बनाया जा सकता है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें जिसको हमें समझना है। स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कृषि पर आधारित इंडस्ट्री, जिससे कृषि एक उद्योग बन सके और किसान जो है वो समृद्ध हो सके। उसके लिए स्वामीनाथन आयोग ने जो बातें कही थी वो कृषि के लिए हम लागू करना चाहेंगे, जिसमें फसल का दाम 1.5 गुना लगभग ले जाया जाए, हर किसान को पैसा मिले खेती को लगाने के लिए, कर्ज उसके माफ़ी हो, कर्जे बिल्कुल सस्ता हो, इरिगेशन को बढ़ाया जाए, जितने सामग्री है वो दी जाए प्रॉपर ढंग से, और इसके साथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाए, और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में लाया जाए। ये बेसिक कृषि की नीति है। और जितने भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको हर एक को कम से कम 5 एकड़ सिंचित ज़मीन जो है यानी इरिगेटेड लैंड मिलनी चाहिए। और अगर ज़मीन ख़त्म हो जाए तो बजट से प्रावधान करके जिनके पास ज़मीन है उनसे खरीद कर भूमिहीनों को दी जाए। उसके बावजूद भी ज़मीन ख़त्म हो जाए तो हर भूमिहीन परिवार को रोजगार दिया जाए और उसके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपया जमा किया जाए, जिसके इंटरेस्ट से जो है उसको इंटरेस्ट मिलेगा और आगे का इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए वो लोन ले पाएगा उसको प्लेज करके। ये
जो है वो कृषि नीति और उद्योग नीति को साथ साथ में मैंने आपको बताया। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता, संपत्ति, आज समझाने का समय कम है, लेकिन भारत के हर परिवार के पास मिनिमम संपत्ति को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में आवास 650 स्क्वायर फीट, कारपेट एरिया जो प्रधानमंत्री का 350 स्क्वायर फीट है वो नहीं, 650 स्क्वायर फीट आवास जो है वो दिया जाना चाहिए, ये इसके अंदर में प्रोविज़न है। और उसके साथ स्वास्थ्य, जितनी स्वास्थ्य सेवा है वो गवर्नमेंट के अधीन हो, ज़्यादा से ज़्यादा, जो प्राइवेट हो उसको इंश्योरेंस मिले, और कोई भी व्यक्ति हो चाहे 5 लाख 6 लाख का क्यों ना खर्चा लगे, अगर वो बीमार पड़ता है तो वो इंश्योरेंस से उसको जो है वो रिपे होना चाहिए। इस तरह की नीति को हमने घोषित किया है। और इसके साथ में कौशल यानी टैलेंट डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट हो, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस, ये तमाम चीज़ों का इसमें प्रोविज़न है। और आरक्षण SC ST का 25% किया जाए, OBC का आरक्षण 45% करने का इसमें प्रोविज़न है। और SC ST OBC और माइनॉरिटी को निजी क्षेत्र में अफर्मेटिव एक्शन यानी प्राइवेट सेक्टर में एक तरह के आरक्षण को हम देश के अंदर लाएंगे, ये हमारी नीति है। इस नीति को हम लोगों ने घोषित किया है और इसी के आधार पर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो चुनाव लड़ रही है। ये बातें आपको ध्यान में लेने की ज़रूरत है। आखिरी बात, जाते जाते अपनी बात को बोलूँगा आदिवासियों के संदर्भ में। देश के आदिवासी जहाँ रहते हैं वो पूरा मूल निवासी बेल्ट है। जो भी 8-10 राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना या बंगाल, झारखंड, ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट के अंदर आदिवासियों के ज़मीन के नीचे 1000 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा है, नेचुरल वेल्थ है। अच्छे से नोट कीजिए, 1000 लाख करोड़ रुपया, इतनी संपत्ति ये आदिवासी के ज़मीन के अंदर है। लेकिन अभी 5वीं अनुसूची के तहत या MMDRA एक्ट 1957 के तहत या पेसा लॉ के तहत या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत अभी जितने कानून संसद ने पास किए या हमारे संविधान में भी इस चीज़ का प्रोविज़न नहीं है कि आदिवासी को इसका मालिक बनाया जाए। अभी कुछ कानून तो आए हैं, पेसा लॉ है या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जिसमें लिमिटेड अधिकार आदिवासियों को दिए हैं। लेकिन भारत के इतिहास में मैं पहला लीडर हूं और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये पहली पार्टी है। आज मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे सुनने के लिए बहुत सारे आदिवासी आएंगे, लेकिन सारे लोग चाहे ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो, मेरी उम्मीद थी कि आज बड़े पैमाने पर आएंगे। कोई बात नहीं, आप नहीं आ पाए, शायद धूप का समय और कुछ काम होगा, लेकिन अच्छे से सुनिए और मेरा संदेश पहुंचाइए। पिछले साल 9 अगस्त को मैंने भारत की संसद को एक बिल दिया है। क्या वो बिल का प्रोविज़न है? उस बिल का ये प्रोविज़न है कि आदिवासी के ग्राम सभा को ये पावर दिया जाए कि वो जिसको चाहे ज़मीन दे, जिसको चाहे वो ज़मीन ना दे, वो आदिवासियों की ग्राम सभा पर छोड़ दिया जाए। और यदि ग्राम सभा ये कहती है कि कंपनी को हम ज़मीन देते हैं, तो एक प्रोविज़न उसमें होगा कि उस कंपनी के शेयर होल्डिंग में कम से कम 10, 15 से 20% शेयर होल्डर ये आदिवासी को बनाया जाना चाहिए। शेयर होल्डर ये आदिवासी को बनाया जाना चाहिए। शेयर होल्डर ये आदिवासी को बनाया जाना चाहिए। यानी वो जितनी संपत्ति है उसका मालिक 15 से 20% ये आदिवासी होगा, उसका प्रॉफिट आदिवासी को होगा। तब जाके जिस दिन मेरा ये बिल पास हो जाएगा, तब जाके मैं आपसे कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के अट्टू बट्टू चट्टू यानी अंबानी बंधु, अट्टू बट्टू चट्टू अंबानी बंधु ये कटोरा लेके आदिवासी के पास लोन मांगने आएंगे, आदिवासी के पास लोन मांगने आएंगे। ये प्रोविज़न मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब लोगों को मेरा ये संदेश देना है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से एक सांसद को हमें जिताना है, और वो सांसद यदि शेड्यूल ट्राइब की सीट से हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये बिल को संसद में अब हमको पास कराना है। और नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे राहुल गांधी की सरकार हो, किसी की भी सरकार आए,
वैसे तो एपीआई के भी एमपी जीतेंगे, लेकिन किसी की भी सरकार आए वो मजबूर हो जाना चाहिए कि आदिवासियों के अधिकारों के साथ अब वो छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। आदिवासियों को मालिक बनाने का काम मैं देश में कर रहा हूं। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये अखिल भारतीय पार्टी है। आदिवासियों को अखिल भारतीय पार्टी में आना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टियों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां संविधान को लागू नहीं कर सकती। अखिल भारतीय पार्टियां ही संविधान को और मानव अधिकारों को लागू कर सकती है। मेरे इस संदेश को आप ध्यान में रखेंगे और ये चुनाव को आप सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये चुनाव आदिवासियों के अधिकारों का और हक का चुनाव है। अभी ये आपने जो सांस्कृतिक नृत्य किया ये अच्छा है, लेकिन अब ये नृत्य पार्लियामेंट में चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? पार्लियामेंट में चलना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बात करता हूँ कि आप इस बात को सीरियसली लेंगे और मैं हमारे जो 11 कैंडिडेट हैं उनके नाम डिक्लेयर करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। सरगुजा गुमान सिंह, रायगढ़ शिवशंकर सिंह, जांजगीर चांपा सीमा अजय, बिलासपुर रामफल मांडरे, कोरबा चंद्रप्रकाश कंवर, रायपुर इरफान सैफी, दुर्ग मलिक राम ठाकुर और ये जो है वर्मा जी राजनांदगांव, शेखुराम वर्मा, महासमुंद अशोक सोनी, बस्तर पिनुष नाग और कांकेर दुर्गा प्रसाद ठाकुर। ऐसे 11 के 11 पार्लियामेंट सीट के ऊपर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने जो है वो उम्मीदवार जो है वो उतारे हैं। सारा वोट एक साइड यदि आप डालें तो इस छत्तीसगढ़ में आज भी जो है 11 में से 6 सांसद हम जिताकर भेज सकते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में से, और ये लड़ाई को बहुत बड़ा जो है वो सफलतापूर्वक हम दिल्ली में लड़ सकते हैं। इस मौके को आप जाने मत दे और मेरी बात को जन जन तक गांव-गांव तक संदेश पहुंचाए। इतनी बात कहते हुए लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय बिरसा, जय सेवा, जय प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड।